वेलकम टू डिफेंस स्टडीज। डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीडीएस एग्जामिनेशन के साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम पंकज है और मैं खुद सीडीएस एग्जामिनेशन को 6 बार क्वालिफाई कर चुका हूं। अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने एक जनरल स्ट्रेटजी तैयार करने की कोशिश की है, जिसको फॉलो करने से आप यूपीएससी के साइकोलॉजी को समझ पाएंगे और उसके बाद आपको सीडीएस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए आसानी होगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी है, जिसका मेन काम है कंट्री के अंदर ग्रेड ए ऑफिसर्स को रिक्रूट करना। तो जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी सबसे हाई है। ये बहुत सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है, जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीएपीएफ एग्जामिनेशन, सीडीएस एग्जामिनेशन, एनडीए, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंडियन जियोलॉजिस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि यूपीएससी खुद कंडक्ट करवाती है, जिसके अंदर ये ग्रेड ए ऑफिसर्स को रिक्रूट करती है। अब सभी जो एग्जाम है, हर एग्जाम के अंदर सिलेबस डिफरेंट है, हर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका है वो डिफरेंट है, प्लस में जो कंटेंट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, वो भी डिफरेंट है। उसी के साथ जब हम बात एक और देखते हैं कि जो इनका टेन्योर होता है या पीरियड होता है एग्जाम को कंडक्ट करने का, वो भी डिफरेंट है। जब हम बात करते हैं एक्सेप्ट सीडीएस और एनडीए एग्जाम की, तो सभी एग्जाम जो ये हैं आपके, वो साल में एक बार ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। और जब हम बात करते हैं सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन की, वो ट्वाइस ए ईयर कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? इसके पीछे एक जनरल सी साइकोलॉजी ये है कि जो सीडीएस और एनडीए एग्जाम है, जिनका मेन काम होता है कि डिफेंस फोर्सेस के अंदर हम ऑफिसर्स को रिक्रूट करें, तो ऑलरेडी हमारे डिफेंस फोर्सेस में, यानी कि खास करके मिलिट्री में, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर हमारे अबाउट 10 to 15,000 ऑफिसर्स की अभी भी कमी है। और उस कमी को पूरा करने के लिए साल में 2 बार ही एनडीए एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है, 2 बार ही सीडीएस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये हमारा जो सीडीएस है वो ट्वाइस इन ए ईयर कंडक्ट करवाया जाता है। ये ग्रेड ए ऑफिसर्स को चूज करता है ताकि वो आगे जाके सर्व कर सके इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अंदर। इसके साथ ही दोस्तों, जो एग्जाम है वो आपका सिर्फ एकेडमी के अंदर एडमिशन पर्पज के लिए है, यानी कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से आपको ये कोई गारंटी नहीं देता कि आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के अंदर सर्व करेंगे ही करेंगे। उसके बहुत सारे आगे प्रोसीजर होते हैं, लेकिन उन प्रोसीजर्स में से सबसे पहला प्रोसीजर ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर एकेडमी के अंदर एडमिशन लेना होगा, जो आपकी पर्टिकुलर डिफेंस फोर्स की एकेडमी होगी। जैसे कि आर्मी के लिए है आईएमए और ओटीए। आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जो कि देहरादून के अंदर है, और ओटीए मतलब ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, जो कि आपकी है चेन्नई के अंदर। इसी तरीके से एयरफोर्स की जो अकेडमी, उसको हम बोलते हैं एयरफोर्स अकेडमी, और इंडियन नेवी की जो अकेडमी है इंडियन नेवल अकेडमी। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि आपको रिक्रूटमेंट किस वे में करवाया जाता है, तो रिक्रूटमेंट दोस्तों 2 स्टेप्स पे होता है। पहला स्टेप होता है सीडीएस एग्जामिनेशन। जो सीडीएस एग्जामिनेशन है उसके अंदर पहले आपका आता है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के बाद आपका आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। उसके बाद आते हैं आपके मेडिकल्स। उसके बाद आते हैं आपके फाइनल लिस्ट। तो जो ये कोई भी स्टूडेंट है, वो अगर सभी 4 स्टेप्स को फॉलो कर रहा है पहले स्टेप के अंदर, तो उसको दिया जाता है एडमिशन। एडमिशन कहां पे दिया जाएगा? आपकी पर्टिकुलर एक एकेडमी के अंदर। अब उस एकेडमी में जाने के बाद आपका आता है सेकंड पार्ट, यानी कि जो ट्रेनिंग का पार्ट है। तो आपको ट्रेनिंग के अंदर जो सभी टेस्ट होंगे, एकेडमिक टेस्ट भी होते हैं और फिजिकल टेस्ट भी होते हैं, उन सभी टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आपने वहां पर उन टेस्ट को क्वालिफाई किया, तभी जाकर आपको एडमिशन, तभी जाके आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के अंदर अपनी सर्विस को दे सकते हैं। अदरवाइज जो आपका सीडीएस का जो एग्जामिनेशन है वो सिर्फ इस प्रोसेस तक कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर सीडीएस एग्जामिनेशन सिर्फ आपका एकेडमी के अंदर एडमिशन दिलवा सकता है, आपको आर्मी या नेवी या एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर्स नहीं बनाएगा। ऑफिसर्स बनाने का जो काम है वो ट्रेनिंग के बाद होता है, जिसने ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम बात आते हैं दोस्तों की ओटी जो एकेडमी है आपकी, ओटी एकेडमी के अंदर मैन और वुमेन दोनों ही जा सकते हैं। इसी तरीके से एयरफोर्स एकेडमी के अंदर भी मैन और वुमेन दोनों जा सकते हैं, इंडियन नेवी के अंदर भी मैन और वुमेन जा सकते हैं। लेकिन जो आपकी आईएमए एकेडमी है, ये सिर्फ आपके मेंस के लिए है। तो यहां पर सिर्फ मैन होते हैं और वो परमानेंट कमीशन उनको दिया जाता है।
इसका मतलब है दोस्तों कि यहां पर जो परमानेंट कमीशन वाली जो बात है, ये बहुत सालों से ऐसे चलता आ रहा है कि जो मैन है वही सिर्फ परमानेंट कमीशन ले सकते हैं और वही आगे जाके ब्रिगेडियर जनरल की रैंक तक पहुंचेंगे। जबकि ये वाला जो डिस्क्रिमिनेशन है वो वुमेन के साथ किया जाता था कि वुमेन को एक टेम्परेरी कमीशन यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता था। जो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन है वो ओटी के अकेडमी के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन ही दिया जाता है। बट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स पास किए हैं जिसके अकॉर्डिंगली अब हम परमानेंट कमीशन भी वुमेन को दे सकते हैं। खैर वो एक अलग बात है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन मोड होता है वो आपका ऑनलाइन मोड होता है, यानी कि जो एप्लीकेशन अप्लाई करनी है आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है। और एग्जाम का जो मोड होता है वो आपका ऑफलाइन मोड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आईएमए और ओटीए के लिए यानी कि आर्मी में अगर आपको जाना है तो आपके पास सिर्फ एक बैचलर डिग्री भी हो तो आपका काम चल जाएगा। बट अगर आपको आईएनए के अंदर चाहिए तो आईएनए के अंदर अगर जाना है तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। वो दोस्तों इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब आप नेवी के अंदर जाएंगे तो आपको शिप्स के ऊपर, सबमरीन्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी कि शिप सबमरीन्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। और वो दोस्तों उसके अंदर जो काम होता है वो मोस्टली इंजीनियरिंग वर्क का ही काम होता है। इसीलिए जो इंजीनियरिंग के जो वर्क है वहां पर आपको इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, इसीलिए यहां पर इंजीनियरिंग की डिग्री मैंडेटरी है। उसके बाद जब हम बात करते हैं एयरफोर्स के अंदर एंटर की, तो आपको 12th लेवल पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब आप एयरफोर्स के अंदर जाओगे तो एयरफोर्स के अंदर जाने के बाद आपको एयरक्राफ्ट से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे कि आपको सिग्नल्स में जाना पड़ सकता है, आप ट्रैफिक कंट्रोलर में जा सकते हैं, या फिर आपको खुद पायलट बनाया जा सकता है। और वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों का ही बहुत कैलकुलेशंस का यूज होता है। और वहां पर अगर आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स अपने बैकग्राउंड में नहीं है तो वो आपको लिए एक डिसएडवांटेज होगा। इसीलिए यहां पर या तो आपके पास 12th लेवल पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए, या फिर आपके पास एक बीटेक या बीई डिग्री होनी चाहिए जहां पर ये दोनों ही सब्जेक्ट आराम से करवाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो कोई भी कैंडिडेट है वो फाइनल ईयर के अंदर अपनी जो पासिंग डिग्री है वो एक पर्टिकुलर डेट तक अगर उसकी आ जाती है कमेंसमेंट ऑफ कोर्स से पहले, तो यहां पर रिक्रूट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। इनके लिए एज भी डिफरेंट होती है, जैसे कि एटलीस्ट जो होती है आपकी एज यानी कम से कम 19 साल की एज होती है। आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए ये 23 होती है, और ओटीए के लिए यानी कि वो मैन और वुमेन जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाते हैं उनके लिए आपकी कितनी होनी चाहिए, 25 साल। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि नोटिफिकेशन के अंदर एग्जैक्ट लैंग्वेज का क्या यूज किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके इस साल वाले यानी कि 2020 के जो सीडीएस 2 एग्जाम है उसके बारे में। तो अभी कल ही इसकी जो डेट है वो 7 सितंबर 2020, कल ही इसके एग्जाम के डेट फॉर्म फिलिंग की वो बंद हो चुकी है। और उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ने अभी तक इस एग्जाम को फिल कर दिया होगा, और जो अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे इस एग्जाम के रिलेटेड तो वो बहुत ही उनको अच्छे से करना पड़ेगा ताकि जो उनका एग्जाम है 8 नवंबर 2020 को वो उसमें क्वालिफाई कर सके। उसी के रिगार्डिंग मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसीज कितनी है। तो वैकेंसीज की जब हम बात करते हैं तो वैकेंसी आपकी है, तो आईएमए के अंदर जो है दोस्तों अब की बार वैकेंसीज वो है आपकी 100, सॉरी। तो आईएमए के अंदर जो आपकी वैकेंसीज हैं वो 100 है। आपके जो नेवी के अंदर वो है 26, 32 एयरफोर्स के अंदर है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर भी इसी टाइप से, और 344 आपकी टोटल है। जब हम बात करते हैं इसके एग्जाम के ओरिएंटेड कौन कौन सा सिलेबस होता है और किस सिलेबस में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी 3 एकेडमी के अंदर एक्सेप्ट ओटीए आपके 3 एग्जाम होते हैं, इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स। सभी को 100 मार्क्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है और सभी में 2-2 घंटे का टाइम दिया जाता है आपको क्वालिफाई करने के लिए। बट ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के अंदर जो कि चेन्नई में है मैन और वुमेन के लिए, उनके लिए ये एक थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही एग्जाम आपके कंडक्ट होंगे, एक इंग्लिश और एक जीके। वहां पर दोनों में ही आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 100 होंगे, और जो टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा हर एग्जाम के लिए वो 2-2 घंटे का होगा। उसके बाद दोस्तों जो नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर वो आपकी 0.33 की होती है, और ये बहुत ही मतलब हाई नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके स्टैंडर्ड्स की।
तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर स्टैंडर्ड्स में, यानी कि आपसे जब बात करेंगे कि एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स है वो एक मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा, यानी कि कोई हाई फाई मैथमेटिक्स आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक ऐसा मैथमेटिक्स चाहिए जहां पर आप एक नॉर्मल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को, इक्वेशंस को कर सके और पजल्स को सोल्व कर सके। बट जहां पर बात आती है स्टैंडर्ड ऑफ पेपर इन दी अदर सब्जेक्ट्स, यानी कि जो अदर सब्जेक्ट होंगे वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि एक्सपेक्ट किए जाते हैं, यानी कि यहां पर आपको कोई प्रोफेशनल जरूरी नहीं है, यहां पे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कोई भी जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है। यानी कि अगर मान लीजिए आपसे पॉलिटी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो पॉलिटी के बारे में कोई स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जिसकी एक लीगल लैंग्वेज होगी, बट यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके अंदर हम ग्रेजुएशन लेवल के किसी भी स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो कॉमन सेंस होती है, जो जनरल अवेयरनेस को देखते हुए सिर्फ उसी से रिलेटेड। तो एक्सपेक्टेशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर भी दोस्तों इन्होंने बोल रखा है द क्वेश्चंस पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ द वर्ड्स। तो यहां पर दोस्तों सिर्फ ये बोला गया कि वर्कमैन लाइक यूज ऑफ द वर्ड्स, तो यहां पर भी आपको दोबारा से बताया गया है कि आपको इंग्लिश के अंदर भी कोई प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नॉर्मल एक वर्कमैन लाइक वर्ड्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हो डेली लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के कन्वर्सेशन के अंदर या अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को देखकर, तो भी आपको इस एग्जाम के अंदर एडवांटेज है, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज के बारे में। तो जनरल नॉलेज इंक्लूड नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ द एवरीडे ऑब्जर्वेशन and experience in their scientific aspect as may be expected to an educated person who has not made a special study of any scientific subject, जिसके पास कोई भी स्पेशल स्टडी नहीं है किसी भी स्पेशल साइंटिफिक सब्जेक्ट के साथ। तो दोस्तों यहां पर भी आपको तीसरी बार बताया गया है कि आपसे सिर्फ एक्सपेक्टेशन है कि आप जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो एक एजुकेटेड पर्सन के पास जो नॉर्मल कॉमन सेंस होती है आप उसको यूज करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको स्पेशलाइज्ड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लास्ट लाइन में पढ़ते हैं द पेपर विल आल्सो बी इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ द हिस्ट्री एंड ऑफ द ज्योग्राफी एट ए नेचर विच कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर विदाउट स्पेशल स्टडी। तो यहां पर भी दोस्तों आपको चौथी बार बताया गया है कि यहां पर आपको कोई भी स्पेशल स्टडी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि जो सीडीएस का एग्जामिनेशन है वो बहुत ही कॉमन एग्जामिनेशन है, उसके अंदर आपकी कोई भी स्पेशलाइज्ड चीजें नहीं पूछी जाएंगी, एक ऐसी चीजें पूछी जाएंगी जो कि नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट से एक्सपेक्ट की जाती हैं और आपको भी उसी तरीके से अपने को प्रिपेयर करना है ताकि इस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाए। उसके बाद मैंने एक जनरल एनालिसिस ट्रेंड एनालिसिस किया है, उसके अंदर हम देखते हैं कि आईएमए के अंदर किस टाइप की कट ऑफ जाती हैं और आईएनए के अंदर क्या है, एएफए के अंदर क्या है, ओटीए मैन के लिए क्या है और ओटीए वुमेन के लिए क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीडीएस 1 2019, क्योंकि अभी तक इसी का कट ऑफ अवेलेबल है हमारे पास, और उससे पहले उसके बाद वाले जो एग्जामिनेशन यानी कि सीडीएस 2 2019 और 2020 का जो सीडीएस 1 है उसके बारे में अभी तक कोई यूपीएससी ने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है उनके कट ऑफ मार्क्स से रिलेटेड। तो जब हम बात करते हैं आईएमए की, तो आईएमए की जो कट ऑफ है वो हम देखते हैं कि 2019 के अंदर ये 116 गई, 2018 के अंदर 116 और 118 गई, यहां पर 17 के अंदर 120 और 125 गई, 2016 के अंदर 105 और 72 गई। तो इसका जो वेरिएशन है दोस्तों वो 72 से लेकर 120 तक है, और उसमें भी हम देखते हैं कि जो 72 है और 105 है वो बहुत पहले के थे, यानी कि अभी का जो पिछले हम 3 साल का ट्रेंड देखते हैं 2019, 18 और 17 का, तो उसमें जो ट्रेंड एनालिसिस हमारी बताई जाती है तो वो 116 से 125 के बीच की ब्रैकेट है। तो यहां पर अगर आपने अपने एग्जाम के अंदर 125 मार्क्स ले लिए हैं तो आप अपनी सेफ साइड हो, यानी कि अगर आपने 125 मार्क्स से अगर 1 मार्क्स भी ऊपर ले लिया है तो आप सेफ साइड हो ताकि आपका एग्जामिनेशन के अंदर क्वालिफाई कर सको। और ये 125 मार्क कोई आपको एक सब्जेक्ट के अंदर नहीं लाने हैं, ये आपको तीनों सब्जेक्ट के अंदर लाने हैं, यानी कि इंग्लिश, जीके और मैथ, यानी कि तीनों के अंदर कोई ए, बी और सी अगर आपके मार्क्स आते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी आपके 125 से प्लस होने चाहिए, तो आप सेफ साइड हो। इवन जो आपके कट ऑफ के जो मार्क्स हैं वो कम भी जा सकते हैं, बट आपको अगर अपने सेफ साइड खेलना है तो उसके लिए आपको 125 मार्क्स के आसपास अपना टारगेट रख के चलिए, 130 के आसपास का अपना टारगेट रख के चलिए।
वही जब हम बात करते हैं आईएनए की, तो आईएनए के अंदर हम देखते हैं 105, 102 और 98, 111 और 18 और 90 और 63। तो हम जब हम पिछले 3 साल के बारे में बात करते हैं तो यहां पर जो कट ऑफ गई है वो आपकी अराउंड 98 से 118 तक गई है। यानी कि यहां पर भी अगर आपने 120 प्लस स्कोर कर दिया तो आप एक सेफ साइड है। एएफए के अंदर हम देखते हैं 129, 132, 138, 135, 144, उससे पहले 135, 123। तो यहां पर भी अगर आपने अपना जो स्कोर है वो अगर 125 से 145 के बीच में अगर किया है तो आप एक अच्छे स्कोर पर हैं। बट अगर आपको अपने लिए सेफ साइड देखना है तो 145 प्लस एटलीस्ट आपको लाने होंगे। बात करते हैं हम मैन के लिए, ओटीए मैन के लिए, तो ओटीए मैन के लिए यहाँ पे 78, 80, 69, 86, 82, उसके पहले भी इतने ही। तो उसे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स गए हैं आपके 86 मार्क्स गए हैं, और 86 मार्क्स गए हैं तो अगर आपने 86 मार्क्स प्लस गए हैं आप, तो आप एक सेफ साइड में हैं। इवन दो कट ऑफ आपकी कम भी जाएगी, बट फिर भी अगर आप एक अपने आप को सेफ साइड में फील करना चाहते हैं तो 86 मार्क्स से प्लस आपको लाने पड़ेंगे। वहीं वुमेन के बारे में बात करते हैं तो वुमेन के बारे में 78, 80, 69, 86 और 82। तो जो यहाँ पर 86 है तो ये भी आपके, अगर आपने यहाँ पे 86 प्लस किए हैं तो आप इस एग्जामिनेशन के अंदर क्वालिफाई कर चुके हो। लेकिन ये जो 86 आपके, ये आपके सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट के अंदर यानी कि जीके और इंग्लिश, तो आपको इन दोनों ही एग्जाम के अंदर लाने पड़ेंगे। यानी कि 86 आउट ऑफ 200 आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, जो कि आपके अगर मान लीजिए ये 45% से भी दोस्तों कम मार्क्स हैं। अगर हम देखते हैं तो 45% से भी कम मार्क्स पे आप सीडीएस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक आसान एग्जाम है अगर आप इसके पेपर ओरिएंटेड तैयारी करो, जिसके अंदर आपसे कोई भी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। आपको एक एक्सपेक्टेशन है कि आप एक ग्रेजुएट हो और आपको एक एजुकेटेड पर्सन की तरीके से एक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉलेज होनी ही चाहिए। अब हम देखते हैं कि एग्जाम यही है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए अलग से एक कार्ड बना रखा है। तो यहाँ पर सेफ स्कोर कितना होना चाहिए आपके लिए, तो वो दे रखा है। तो आईएमए के लिए 130 है, आईएनए के लिए 125 है, एएफए के लिए 150 है, ओटीए के लिए 90 है और ओटीए वुमेन के लिए 90 है। जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होते हैं वो इंग्लिश का जो पेपर होता है बहुत ही इजी होता है दोस्तों, इजी टू मॉडरेट होता है। इंग्लिश का पेपर मॉडरेट होता है और मैथमेटिक्स का पेपर भी मॉडरेट होता है। उसके बाद हम जो दोस्तों देखते हैं कि जो आपका जीके है, जीके के अंदर आपके जो मिनिमम मार्क्स है वो 20% मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई करने के, यानी 20 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए आपको मिनिमम कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए। और मैंने देखा दोस्तों, अब मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनके इंग्लिश में तो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, इवन 60 प्लस, बट क्या है कि उनके जो मिनिमम स्कोर होता है जो जीके के अंदर, उनका स्कोर रहता है 8, 9, 10, 15 ऐसे। तो अपना जो 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स है वो भी नहीं खींच पाते, और इसकी वजह से उनके इंग्लिश के अंदर इतने अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी वो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो हमारा जो चैनल है, इस चैनल के अंदर हम मोस्ट ऑफ दी जो ट्रिक्स हैं वो हम जीके के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जो 20 मार्क्स है यानी कि आपके नियर अबाउट 28 to 30 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कम से कम ठीक हो जाए। अगर आपने इतने क्वेश्चन ठीक कर दिए तो आपका डेफिनेटली सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर सिलेक्शन पक्का है, कम से कम आप रिटर्न क्वालिफाई कर सकते हो। दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जीके के जो ट्रेंड एनालिसिस है उसको लेकर आएंगे। उसके लिए मैं आपको एक दिखा देता हूं मैंने किस तरीके से उनको यहां पर एनालिसिस किया है उसका। तो जैसे सीडीएस के एग्जामिनेशन है, किस तरीके से आपके फिजिक्स के अंदर कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, पॉलिटी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, ऐसे बहुत सारे दिखा रखे हैं मैंने कि ये आपके हैं सीडीएस 1 2020 के लिए, 2090 के लिए, 2019 के सीडीएस एग्जामिनेशन 1 के लिए, फिर 2018 के सेकंड के लिए, 18 के फर्स्ट के लिए, फिर हम देखते हैं 17 के सेकंड के लिए। तो इस तरीके से मैंने इनको बना रखा। और उसके बाद भी दोस्तों मैंने एक अलग से प्रायोरिटी क्वेश्चन एनालिसिस का रखा आप सभी के लिए, किस तरीके से आप कौन से टॉपिक्स को पढ़ के जाएं ताकि आपको आने वाले टाइम में मिनिमम एफर्ट के साथ और मैक्सिमम आउटपुट मिले। जैसे कि पार्लियामेंट वाला चैप्टर, अगर आपने पार्लियामेंट के चैप्टर को पढ़ लिया है, ये प्रायोरिटी नंबर 1 पर आता है अपनी पूरी पॉलिटी के अंदर। अगर आपने सिर्फ इस टॉपिक को भी कवर कर लिया है तो आपके जितने पॉलिटी में से आपके 30 to 40% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आराम से, अगर आपने सिर्फ पार्लियामेंट वाले चैप्टर को कर लिया है। तो ऐसे ही मैं आपके साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें शेयर करूंगा आने वाले वीडियो के अंदर। अभी इस वीडियो में ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए हमें ये वीडियो एंड करनी पड़ेगी। चलो ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।